पांचजन्य का धन्यवाद कि मकर संक्रांति के दिन 1948 से ये यात्रा शुरू हुई है और आज के समय में जबकि पूरे विश्व में नैरेटिव को लेकर अपनी बात को रखने को लेकर एक तरह का संग्राम है, एक तरह का युद्ध है, नैरेटिव वॉर है, उसमें अपनी बात को शुद्धता से रखना, बड़े अच्छे तरीके से रखना, उसमें हम एक बड़ी पहल के तौर पर पांचजन्य की एक कोशिश को देखते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जी के बारे में एक फिल्म तो हमने दिखाई, लेकिन दरअसल संस्कृति के साथ साथ, जैसे राजस्थान के लोगों की खास पहचान है कि आधुनिकता के साथ साथ अपनी मिट्टी से जुड़ाव की कहानी राजस्थान का कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति कहता है। गजेंद्र जी उसकी एक मिसाल है। संस्कृति मंत्री बनने के बाद जिस चीज ने मेरा ध्यान खींचा वो पैरा जंपिंग को लेकर खींचा। ये हिम्मत कैसे आई, पहली बात। और पहला सवाल हालांकि मेरा इससे भी है कि आप चूंकि कुंभ से आए हैं, अभी आप प्रवासी भारतीय दिवस में से आए हैं, भारतीय संस्कृति को लेकर पिछले तकरीबन 10 सालों में एक तरह का एक रीअजर्शन जैसा लगता है। क्या आपको लगता है कि एक तरह का रेनेसां है, एक तरह का पुनर्जागरण है, या फिर लोग अपनी बात को, अपनी कल्चर की बात बड़े गर्व से कहने लगे हैं? आप कैसे देखते हैं? धन्यवाद अनुराग जी। मैं अपनी बात को उससे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ पांचजन्य परिवार का, और पांचजन्य परिवार को स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कि भारत की आत्मा और उस आत्मा के 8 पिलर्स, 8 आयाम, उनको लेकर के ये संवाद का कार्यक्रम पांचजन्य ने आयोजित किया। पांचजन्य भारत की आत्मा, भारत की चिति, इन सब विषय पर चर्चा करें, ये कोई नया विषय नहीं, लेकिन निश्चित रूप से पिछले 10 साल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद पहली बार देश के 140 करोड़ लोग, भारत के लोग, भारत की संस्कृति से सर्वथा कट गए, और ऐसा कभी नहीं हुआ। तमाम तरह के झंझावात झेलने के बाद में 2000 साल तक के लगातार हुए आक्रमणों के बावजूद भी भारत का आम समाज कभी अपनी संस्कृति की जड़ों से जुड़ा नहीं, कटा नहीं था। लेकिन कालांतर में जिस तरह के राज्याश्रय उसे मिलना चाहिए था, उसको पल्लवित पुष्पित होने के लिए दुर्भाग्य से जिस तरह के लोग सरकार में थे, उन सरकार में बैठे हुए लोगों के मन में भी सांस्कृतिक चेतना के प्रति और सांस्कृतिक धरोहर के प्रति एक आदर का भाव जो है वो कहीं ना कहीं मिसिंग था, वो गायब था। और उसका दुष्परिणाम जो भारत में हुआ था, पिछले 10 साल में भारत में सरकार में बैठे हुए लोगों ने जिस तरह से भारत की संस्कृति पर जब खुद गर्व करना प्रारंभ किया, आज देश में एक नई चेतना निश्चित रूप से दिखाई देती है। और भारत की स्वीकार्यता, भारत से निकले हुए ज्ञान, भारत से निकले हुए ज्ञान के विभिन्न आयाम, जो आज नहीं हजारों साल से हमारी संस्कृति और हमारी इस सभ्यता का हिस्सा थे। हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने अपने अनुभूत ज्ञान के आधार पर उन सबको खोजा था और मनुष्य के कल्याण के लिए स्थापित किया था। They were all scientifically validated also. लेकिन दुर्भाग्य से क्योंकि उनकी जितनी संभाल नहीं हो पाई थी, उसके कारण से जो नुकसान हुआ, पिछले 10 वर्ष में भारत ने जिस गति के साथ में प्रगति की, उसके चलते हुए विश्व के पटल पर भारत के प्रति एक आदरभाव बना, और साथ ही साथ में भारत के लोगों ने जब संस्कृति पे और अपने संस्कृति के मूल तत्वों पे गर्व करना प्रारंभ किया, एक बार फिर भारत के सांस्कृतिक मानदंडों की पहचान पूरे विश्व भर में नए सिरे से लिखी जा रही है। इसलिए पूरी जिम्मेदारी के साथ में ये कहा जा सकता है कि भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान और पुनर्जागरण का काल जो है वो प्रारंभ हुआ। और इससे आगे बढ़कर के मैंने अभी कुछ दिन पहले एक मंच से ये बात कही थी, कुछ लोगों को शायद वो असहज भी लगा। देखिए 450-500 साल पहले जब बाबर के सेनापति ने राम मंदिर को तोड़ा, जिसको बचाने के लिए उससे पहले भी अनेक लोगों ने अपना बलिदान किया था, उस समय भी किया। भगवान श्री राम का मंदिर टूटने के साथ ही भारत के सौभाग्य का सूर्य अस्त हुआ, अस्तांचल की तरफ चला। ये 500 साल की यात्रा जो है अमावस की पूरी करके जिस दिन से
भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बना है, उस दिन से भारत की संस्कृति का सूरज और सौभाग्य का सूरज दोनों उदित हुए। इसलिए ये जिम्मेदारी से कहा जा सकता है। आप देख रहे हैं पूरे विश्व भर में भारत के योग की, भारत के आयुर्वेद की, भारत की कृषि पद्धति की, भारत की जीवन पद्धति की, भारत के पारिवारिक मूल्यों की जिस तरह से पहचान नए सिरे से बन रही, स्वीकार्यता जिस तरह से नए सिरे से बन रही है, ये स्वीकार्यता ही भारत को आने वाले समय में विश्व के पटल पर प्रणम्य बनाएगी, भारत के लिए आदर का भाव सृजित। एक संस्कृति मंत्री के तौर पर चूंकि आपने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को जिस हिसाब से देखा है, क्या आपका ऐसा विजन है कि ये जो एक रीअसर्शन है वो दुनिया को बताने की, क्योंकि हमारी सॉफ्ट पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग के तौर पर देखी जाती थी, दरअसल देखा जाए तो ये हमारी एक तरह से हार्ड पावर भी है, हमारे को हमको लोग मानते भी हैं, उसको आप कैसे मानते हैं कि क्या गोल सेट है, जो बात आपने कुंभ में कही, इतने लोग आएंगे, या फिर एक संस्कृति मंत्री के तौर पर आपने कैसे उस विजन को देखा? देखिए, विश्व भर में अभी मैं एक नोबेल लॉरेट का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वो रिसर्च बेस्ड आर्टिकल है, काफी लंबा चौड़ा उन्होंने लिखा है, उसे विस्तार में नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा कि दुनिया का कोई भी देश विश्व का नेतृत्व करता देश बने, उसके लिए पहली आवश्यकता है कि वो आर्थिक दृष्टि से समृद्ध है। भारत जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिस गति से आगे बढ़ रहा है, हम सबको जानकारी है, इसलिए उसके विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी जो है वो 24% CAGR का है और 8% हमारी जो है इकोनॉमी की लगभग ग्रोथ है, और दुनिया जब पूरी दुनिया ग्लोबल रिसेशन के दौर से गुजर रही है, उस समय में हम जो है एक ध्रुवतारे की तरह चमक रहे हैं। लेकिन अगर जिन देशों ने आर्थिक दृष्टि से प्रगति की है, और केवल आर्थिक दृष्टि से प्रगति के साथ साथ में उनकी पर कैपिटा इनकम इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन वो दुनिया में नेतृत्व करता देश नहीं हो सकते। ऐसे अनेक देशों के उदाहरण दिए जा सकते। दूसरा विषय उन्होंने जो रखा वो यह था कि किसी भी देश को इससे आगे बढ़कर के, आर्थिक दृष्टिकोण से आगे बढ़कर के अगर कहीं विश्व का नेतृत्व करता बनना है, तो उसको सामरिक दृष्टि से अपने आप को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। भारत ने जिस तरह से पिछले 10 साल में उस क्षेत्र में प्रगति की, हम इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन कर पाए, और हम अब तो निगेटिव लिस्ट पर पहुंच गए कि हम केवल इनके अलावा कुछ भी इंपोर्ट नहीं करेंगे, एक छोटी सूची बची। लेकिन दूसरे नजरिए से देखें, दुनिया के ऐसे देश जिनके पास मिलिट्री पावर, रोबस्ट मिलिट्री पावर है, अभी हम देख रहे हैं एक देश अपने 8 पड़ोसियों से एक साथ लड़ रहा है, लेकिन वो दुनिया का नेतृत्व करते कभी नहीं बन सकता। तीसरा विषय उन्होंने कहा कि इससे आगे बढ़कर के अगर किसी दुनिया में किसी देश को नेतृत्व करता बनना है, पूरा विश्व उसको आदर करे, इस परिस्थिति तक अगर आना है, तो उसको आर्थिक सामरिक के साथ साथ में उसको टेक्नोलॉजी की दुनिया में काम करना। केवल टेक्नोलॉजी की ताकत के आधार पर कोई देश प्रणम्य नहीं हो सकता। हम सब ने देखा ताइवान की क्या स्थिति है, जो टेक्नोलॉजिकल पावर है उसको जमाना नहीं सकता। ऑल टाइगर्स ऑफ एशियन टाइगर्स जिनके बारे में बात की जाती थी, जापान से लेकर के ताइवान तक, वो कोई भी विश्व के नेतृत्व करता कभी नहीं हो सकता। भारत ने तकनीकी के प्लेटफॉर्म पर भी बहुत सारा काम किया, सेमीकंडक्टर से लेकर के और ग्रीन हाइड्रोजन तक, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज में सब जगह भारत की पहचान नए सिरे से पूरी दुनिया में गढ़ी जा रही है। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि भारत में जिस तरह की संभावनाओं के दौर का सृजन हुआ है या नए दौर का सूत्रपात हुआ है, उसके चलते हुए भारत का जो ब्रेन ड्रेन होकर के बाहर जाता था, वो अब भारत में ठहरने लगा। उसके कारण से जो भारत की क्षमताओं का संवर्धन हो रहा है, लेकिन केवल उस ताकत के आधार पर भी नहीं हो सकता। इन 3 की संभावनाएं भारत में है और भारत उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। उससे आगे बढ़ करके जो चौथी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट एंड सब्सटेंस व्हिच मेक्स एनी कंट्री, उसको आदर का भाव उसके लिए अर्जित करती है, वो होती है उसकी सॉफ्ट पावर। और भारत की जो सॉफ्ट पावर, भारत की जो सांस्कृतिक ताकत, भारत की जो वैचारिक ताकत है, वो ताकत आने वाले समय में भारत को विश्व का नेतृत्व करता और विश्व पूरा आदर करे, इस मुकाम तक पहुंचाने का पोटेंशियल भारत को, क्षमता भारत को। तो इसलिए निश्चित रूप से अब हम जिस तरह से चारों पिलर्स पे एक साथ आगे बढ़ रहे हैं,
चौथे पिलर जिसकी चर्चा अभी हमने पिछले प्रश्न की चर्चा के दौरान की कि अब हमने अपनी संस्कृति का सम्मान करना शुरू किया, तब विश्व पूरा सम्मान कर। और देखिए दुनिया में कमजोर की किसी विषय का कोई सम्मान नहीं करता। जब आदमी क्षमतावान होता है, जब देश क्षमतावान होता है, जब ऑर्गेनाइजेशन होता है, समाज होता है, उसकी मान्यताओं की, उसकी बिलीफ की जो है चर्चा सारा विश्व करता है। भारत की क्षमता के संवर्धन के साथ साथ में भारत का ये जो सांस्कृतिक पक्ष जो है विश्व के सामने जाएगा, ये भारत को जो सामान्य बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं विश्व गुरु बनाएगा, उसका रास्ता तय भारत की सांस्कृतिक समृद्धता या फिर भारत की सांस्कृतिक पहचान के साथ साथ एक बड़ी बात जो कि अब तक लोग कहते रहे हैं वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सामाजिक समरसता। ये सामान होता हुआ दिखता है। इसके दौरान आप कैसे देखते हैं कि जब हमारा कल्चरल एक तरह से रिनोवेशन है, कल्चरल रीअसर्शन है, इसमें समरसता भी एक बड़ी चीज है। कुंभ में इस बात को कहा जा रहा है, ये इस तरह का एक संदेश है। संस्कृति मंत्री के तौर पर आप इस समरसता के भाव को साथ लेकर चलते हुए कितना देख पाते हैं? देखिए मुझे लगता है कि ये जो डिस्कोर्स खड़ा किया गया, भारत में चाहे कितनी भी विविधता हमको ऊपरी तौर पर दिखाई देती हो, कितनी भी कल्चर की, क्राफ्ट की, क्यूजीन की, कॉस्ट्यूम्स की, ये सब विविधताएं हमको जिस तरह से पूरे दुनिया में, देश भर में अलग अलग कोने में दिखाई देते हैं। और अधिक कह रहे में जाकर के देखिएगा आप, राजस्थान एक, हम शायद मानते होंगे राजस्थान की संस्कृति के 1000 रंग आपको दिखाई देंगे। राजस्थान के संस्कृति में मेवाड़ का, वागड़ का, मारवाड़ का, ढूंढाड़ का, जो है मेवात का, कोई एक दूसरे से संबंध नहीं। 12-15 किलोमीटर पर, 20 किलोमीटर जाकर के कुंभ में 45 करोड़ लोग जाएंगे। लोग समरसता की बात करते हैं, भारत में समरसता की आवश्यकता की चर्चा करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कुंभ के 45 करोड़ लोगों में कहीं कोई डिस्टिंक्ट करता है वो किस जाति का है, किस धर्म का है, किस समाज का है, किस पूजा पद्धति का है, किस मान्यता का है? कोई पड़ोसी से नहीं पूछता कि जब कुंभ में खड़े होकर के स्नान कर रहे हैं कि आप किस वर्ग से आते हैं, किस प्रांत और क्षेत्र से आते हैं। ये भारत के मूल तत्व को न समझने वाले लोगों ने इस तरह के विचार खड़े किए और चर्चाएं शुरू की है। मैं ये मानता हूँ भारत एक था, भारत एक है। आज कोई किसी व्यक्ति के शरीर को देख करके क्या कभी किसी ने प्रश्न किया कि आपके हाथ में और पाँव में समरसता की आवश्यकता है? उस समरसता का सूत्र भाई जो है शरीर की, जो आपके व्यक्ति के आत्मा में निहित है, वो भारत की आत्मा ही समरस आत्मा है। उसमें कहीं किसी तरह का विमर्श की आवश्यकता भी मुझे लगता है कि नहीं। पर एक विमर्श, चूंकि मैं ये सवाल इसलिए भी था क्योंकि दुनिया में एक विमर्श इस तरह का खड़ा किया जाता है। भारत के विमर्श को पिछले 10 सालों में थोड़ा सा रीअसर्शन मिला है। ये कितना और आप इसको सॉलिड होता हुआ देखते हैं, कितना परिपक्व होता देखते हैं, और क्या एक जिम्मेदारी के तौर पर भी कि और इसको नीचे तक जाना चाहिए, दूर तक जाना चाहिए, दुनिया के बाकी कोनों में जाना चाहिए? देखिए, ऐसे लोग जिनके जहन में या जिनके सोच में, विचार के मूल में भारतीयता नहीं थी, जिनकी मानसिकता ही गुलामी से भरी हुई थी, इट वॉज इम्प्रिंटेड ऑन देयर ब्रेन एंड हार्ट, दोनों जगह। न वो दिल से भारतीय थे, न वो मस्तिष्क से और सोच से भारतीय थे। उनके चलते हुए ये परिस्थिति खड़ी हुई। लेकिन अब जैसा मैंने कहा कि परिस्थितियां बदली है, सोच बदली है, विचार बदला है, दृष्टि बदली है, और जब ये सब चीजें एक साथ बदलती है तब अपने आप ये विमर्श बदलते हुए प्रतीत होते हैं। भारत में इस तरह की, जैसा मैंने कहा कि अभी पिछले प्रश्न के उत्तर में हम सब बात कर रहे थे कि विविधताएं हैं, ये डिस्कोर्स भारत में खड़ा करने की आवश्यकता है। लेकिन भारत का विमर्श भारत में खड़ा करने के लिए ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। वो ऑर्गेनिकली खड़ा हो जाएगा यदि हम उस दृष्टिकोण से सोचना शुरू करें, नेतृत्व उस दृष्टिकोण से सोचना शुरू करें। और भारत क्योंकि परंपरा से नेतृत्व के पीछे चलने वाले लोगों का देश रहा है, जिस तरह के लोग भारत में उस समय के नेतृत्व करता रहे हैं, उनकी मानसिकता के अनुरूप ड्रेन होकर के नीचे तक उस तरह का विचार आता है। भारत में जब हर्षवर्धन के समय में जिस तरह से जो है जिस तरह से वैचारिक नए दिशा का सूत्रपात हुआ, पूरा भारत उस दृष्टिकोण से सोचने लगा। पुष्यमित्र शुंग के समय में वापस परिवर्तन आया, पूरा भारत उस दृष्टिकोण से सोचने लगा। पिछले 10 साल में भारत में जिस तरह से वैचारिक बोध का प्रकीर्णन ऊपर से नीचे की तरफ होना शुरू हुआ, और जब देश का प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर पर खड़े होकर के कहता है
हम अपनी विरासत पर गर्व करते हुए विकास करेंगे, उस दिन ये विमर्श अपने आप ऑर्गेनिकली भारत में नीचे धरातल पर बैठे हुए अंतिम व्यक्ति, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये जो संकट है ये सब सो कॉल्ड बौद्धिक लोगों की दृष्टि में था। धरातल पर बैठा हुए व्यक्ति के सोच में पहले भी कोई परिवर्तन नहीं था, लेकिन उसकी विचार जो है ऊपर जो देयर वाज ए ह्यूज डिस्कनेक्ट बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम, वो डिस्कनेक्ट जिस दिन समाप्त होता हुआ दिखता है, ऑर्गेनिकली सब चीज़ें अपने आप एक सूत्र में बनेंगी, सिंथेसाइज होंगी। और अब ये जिस रास्ते पर हम चल पड़े हैं, ये पुनरुद्भव का दौर जिसको आप रिनेसां की बात कर रहे हैं, ये पुनरुद्भव का दौर जब शुरू होता है तब केवल जो है गैप्स को ब्रिज इन करने की आवश्यकता है, वो हो चुका है और अब ये झंझावात की तरह आगे बढ़कर के ऊपर पहुंचता हुआ दिखेगा। हम तो ये सुनते आए थे कि आइडिया ऑफ इंडिया होता है, लेकिन अब आपकी नज़र में ये क्या एक नया है, पुराना भारत रीपैकेजिंग है या हमारा एक तरह से अपने को पहचानने की प्रवृत्ति है? देखिए, पैकेजिंग की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा अंगारा होता है ना, उसके ऊपर राख जम जाती है, थोड़ी सी हवा की ज़रूरत है, झाड़ने की ज़रूरत है, वो झड़ गई है। अब जो भारतीयता की हवा चलेगी, उस भारतीयता की हवा से जो अग्निशिखा प्रदीप्त होगी ना, वो सब कुछ अपने आप उजियारा चारों तरफ अपने आप कर देगी। आपने विकास की बात भी की, विरासत की बात भी करी। आपका मंत्रालय चूंकि इस पर काम करता है, क्रिएटिव इकोनॉमी की बात भी सरकार ने करी है। आप अभी चूंकि कुंभ की शुरुआती दौर में वहाँ पर गए हैं, वहाँ किस तरह का माहौल आपको देखने को मिला है और संस्कृति मंत्रालय की तरफ से वहाँ पर जो कोशिश है उसकी क्या झलक आपको वहाँ पर महसूस हुई? देखिए, कुंभ के धार्मिक आध्यात्मिक पक्ष की चर्चा अनेक वर्षों से अनेक बार हुई है। कुंभ के सामाजिक पक्ष की चर्चा अभी हमने की कि किस तरह से कुंभ भारत को एकता के सुबुद्ध सूत्र में निबद्ध करने वाले एक तंतु के रूप में, एक डोरी के रूप में। लेकिन कुंभ के आर्थिक पक्ष की शायद कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। जब दुनिया के टूरिज्म के पटल पर जाकर के मैं बात करता हूं, तो बड़े गर्व के साथ में टूरिज्म के सेक्टर में काम करने वाले लोग कहते हैं कि फ्रांस में 4 करोड़ लोग दुनिया में एक साल में आते हैं, पर्यटक आते हैं। थाईलैंड में 4-4.5 करोड़ पर्यटक आते हैं। दुबई में 2-2.5 करोड़ लोग आते हैं। सिंगापुर में 2 करोड़ लोग आते हैं। लेकिन भारत में 1 करोड़ 30 लाख लोग ही आते हैं। लेकिन वो भारत को भारत की दृष्टि से नहीं देखते। यहाँ हर 12 साल में 45 करोड़ लोग इकट्ठे हो रहे हैं। दुनिया का सारा टूरिज्म एक साथ इकट्ठा कर दें तो भी कुंभ के बराबर ही नहीं हो सकते। और उससे आगे बढ़ करके देखिए, अगर हम अपने रिलीजियस प्लेसेस पर देखें, आज उज्जैन के महाकाल के दर्शन के लिए साल में 4.5 करोड़ लोग आ रहे हैं। पूरा फ्रांस में जितने लोग आते हैं उतने एक महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। वो भी तो पर्यटक हैं। हमने कभी उसको, उस इकोनॉमी को कभी हमने ऑर्गेनाइज नहीं किया, फॉर्मलाइज करके काउंट नहीं किया। यदि कुंभ के आर्थिक पक्ष को देखें, 45 करोड़ लोग अपने घर से बाहर निकल करके वहाँ तक पहुँचेंगे, वो अपने आप में जीडीपी में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वी हैव नेवर ट्राइड टू कैलकुलेट दैट। एंड हमने कभी उन नंबर्स को, क्योंकि हम अपने विषयों पर गर्व नहीं करते थे, इसलिए उसको हमने कभी आगे विश्व के पटल पर या दुनिया में दिखाने की कोशिश नहीं की। पहली बार उसका प्रयास हुआ है। और अब के बार का महाकुंभ, जो 45 करोड़ लोग भारतीय, दुनिया भर के लोग, लगभग हम अपेक्षा कर रहे हैं 15 से 20 लाख लोग आएंगे। जिस तरह से रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है पूरी दुनिया से, जिस तरह से लोगों के लिए कुंभ एक कौतूहल का विषय बना है। एक तरफ भारत की गति और गति के साथ हुई प्रगति, उसको लेकर के विश्व में एक नया कौतूहल भारत के लिए बना था। और अब जिस तरह का एंथुजियाज्म कुंभ को लेकर के बना है, इन दोनों का संयोग भारत को इस कुंभ के समाप्ति के बाद में भारत की तरफ देखने की दृष्टि पूरे विश्व की बदल जाएगी। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में कहता हूँ। और भारत में भी मैंने पहले भी किसी मंच से ये बात कही कि कुंभ भारत के लिए, भारत को विराट रूप में देखने का अवसर है। गीता के लिए हम सब जानते हैं, महाभारत के युद्ध के समय में कृष्ण के मन में जो है वो एक संशय की स्थिति पैदा हो गई थी अर्जुन के मन में। और कृष्ण भगवान ने अर्जुन का उस संशय का मनोभाव दूर करने के लिए उन दोनों के बीच में संवाद हुआ। 700 श्लोक कुल संवाद के थे, जिसमें अर्जुन ने अपनी तरफ से फिर प्रति प्रश्न किए, भगवान ने फिर उसका उत्तर देने की कोशिश की। लेकिन वो संशय समाप्त नहीं हुआ। उस संशय को समाप्त करने के लिए भगवान को विराट रूप का दर्शन देना पड़ा। और वो निमिष मात्र का दर्शन जो था ना, उसने सारे संशय समाप्त कर दिए। मैं आपको आज जिम्मेदारी के साथ में ये कहता हूँ कि भारत के डिस्कोर्स को कितने भी आप प्रयास करके बनाने की कोशिश करेंगे ना,
उसको एक कुंभ जिस दिन वो देख लेगा या कुंभ का वीडियो देख लेगा, उस दिन भारत अपने आप पहचान में आ जाएगा उसको। क्या बात है। वैसे दुनिया में टूरिज़्म को लेकर हम देशों की तमाम फिल्मों को देखें तो हमेशा कहते हैं कि आप आइए, यहाँ पर ये सुविधाएं हैं। सिर्फ यहाँ पर पिछले कुछ समय से कुंभ के बारे में बताया जा रहा है। लोगों के आने का कितना झुकाव होगा, कितने फ़ोन आपके पास आते होंगे, ये तो आप ही जानते होंगे। लेकिन जिस तादाद में आपने कहा है, संभवतः एक दुनिया का सबसे बड़ा मेला। गजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए, हमसे बात करने के लिए, 5 जन के इस मंच पर आने के लिए। और जो बात आपने बड़ी शिद्दत से कही कि बस एक अंगारा था जिस पर थोड़ी राख थी भारत की और भारतीयता की, अब वो हट गई है। उम्मीद है कि भारत की सांस्कृतिक धमक यूं ही पूरे विश्व में रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए, उस मंच पर आने के लिए। थैंक यू, बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। मंच पर मैं आमंत्रित करूंगी भारत प्रकाशन के प्रबंध निदेशक श्री अरुण गोयल जी और संघ के अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख श्री भारत भूषण जी की वो मंच पर आएँ और हमारे अतिथि का सम्मान करें।